नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो पंजाब के गांव से निकलकर अपना नेटवर्क देश के अन्य राज्यों में स्थापित करता है और अब देश की भौगोलिक सीमा लांघते हुए अपना नेटवर्क विदेशों में भी स्थापित कर चुका है। आज हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। आपने देखा होगा कि हाल ही में कनाडा की सरकार ने ऐसा आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ मिलकर कुछ खालिस्तानियों की हत्या करना चाहता है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई केवल सलमान खान और उनके करीबियों को मारना चाहता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई कुछ और मकसद के साथ सलमान खान को मारना चाहता है। इन दोनों लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित बातों को कुछ अनटोल्ड स्टोरी सुनाते हुए इन बातों को अनफोल्ड करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाया गया ये आरोप कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रयोग कनाडा में उपस्थित कुछ खालिस्तानियों को मारने के लिए किया जा रहा है। हालांकि भारत के विरोध जताए जाने के बाद अभी तक कनाडा ने कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं दे पाई है कि रॉ का समर्थन लॉरेंस बिश्नोई को है और रॉ का समर्थन लेकर लॉरेंस बिश्नोई कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों को मारना चाहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन इससे संबंधित कुछ मैं घटनाओं को जिक्र करना चाहता हूं और इसके माध्यम से बताना चाहता हूं क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी देश का इंटेलिजेंस एजेंसी किसी गैंगस्टर को समर्थन देके इस तरह के कार्य करवाए जाए। तो हम आपको ले चलता हूं आज से 70 साल पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व दो ध्रुवी हो चुका था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देश अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने भौगोलिक सीमाओं को बढ़ा रहे थे, नए नए अलायंस की खोज कर रहे थे। तो ऐसे में 1960 के दशक में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। अमेरिका के पड़ोस में अगर आप अमेरिका का जियोग्राफिकल मैप देखेंगे तो देखेंगे उसके एक समुद्री सीमा को लगते हुए एक देश क्यूबा है, जहां पे 60 के दशक तक वहां पे अमेरिका के समर्थन से राष्ट्रपति बनता आया था। लेकिन 60 के दशक में क्यूबा में एक क्रांति होती है फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में, और वो क्रांति रसिया समर्थित रहता है। और वहाँ पे 60 के दशक में सोवियत यूनियन के समर्थन से एक वामपंथी सरकार का गठन होता है, जिसके बाद सोवियत यूनियन का अमेरिका पे निगरानी रखना बहुत आसान हो चुका था। तो ऐसे में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने निर्णय लिया कि फिडेल कैस्ट्रो को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से वामपंथी और रसिया समर्थित थे। तो ऐसे में जॉन कैनेडी ने एक ऑपरेशन मंगूस चलाया और इस ऑपरेशन को करने की जिम्मेदारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को दिया गया। CIA ने कई सारे अटेम्प्ट किए फिडेल कैस्ट्रो को मारने का, लेकिन सारे असफल है। और 1960 के दशक में जब सोवियत यूनियन को ये पता चला कि उसके मित्र राष्ट्र क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो को अमेरिका मरवाना चाहता है, तो ऐसे में उन दोनों राष्ट्रों के बीच खटास और बढ़ती गई। इसलिए इस बार जॉन कैनेडी ने इस बार अपने रणनीति में बदलाव करते हुए ऑपरेशन मंगूस को अलग तरीके से ऑपरेट कराया। इस बार डायरेक्टली CIA का इन्वॉल्व ना करते हुए इस बार अमेरिका के शहर शिकागो का एक लोकल गैंगस्टर सैम जियानकाना का प्रयोग किया गया। सैम जियानकाना उस समय शिकागो का गैंगस्टर था। वो पूरी तरह से शिकागो उसके कंट्रोल में था। गैम्बलिंग हो, इलीगल लिक्विड सप्लाई करना हो, इन सारे कामों में लुप्त था। और उसी सैम जियानकाना को अमेरिका की सरकार गिरफ्तार करके जेल भेजती है। फिर CIA के द्वारा उसे ट्रेन किया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय अमेरिका ने सैम जियानकाना को $15,000 यानी आज का लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रुपए इस ऑपरेशन को करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद सैम जियानकाना CIA के समर्थन से कई सारे क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को मारने का अटेम्प्ट करता है, लेकिन वे सारे अटेम्प्ट फेल होते हैं। और बाद में सैम जियानकाना का 1975 में बहुत ही रहस्यमय तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि सैम जियानकाना की हत्या अमेरिका सरकार ने करवाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कहीं अमेरिका के खिलाफ ऐसी गवाही ना दे दे कि CIA के एजेंट के तौर पे, CIA के समर्थन के से वे फिडेल कैस्ट्रो की हत्या करना चाहते थे। ये थी एक घटना जो आप लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ के देख सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी
एविडेंस नहीं मिला है कि लॉरेंस बिश्नोई भी इब्रार के समर्थन से इस काम को कर रहा है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब तक कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को रॉ के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे घटना की कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा सलमान खान को मारने की धमकी दिया जाना हो, या फिर सलमान खान के घर के सामने फायरिंग करवाना हो, या फिर सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मरवाना हो। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को केवल इसलिए मरवाना चाहता है कि उसने काले हिरन की हत्या किया था? हाँ, ये एक एंगल हो सकता है कि क्योंकि बिश्नोई समाज पिछले कई दशकों से काले हिरन को पोसते आया है और उसका संरक्षण करता आया है, तो हो सकता है कि ये एक एंगल है, लेकिन केवल यही एकमात्र एंगल हो, यह नासमझी होगी। नासमझी इसलिए क्योंकि जब जब कोई गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड का डॉन बना है, उसने तब सबसे पहले बॉलीवुड को कंट्रोल किया है। इस विषय को समझने के लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं 1950 के दशक से, जब तमिलनाडु का रहने वाला एक शख्स जो कभी साइकिल बनाने का काम करते था, बाद में रेलवे स्टेशन पर कूली का काम किया, जब वो गैंगस्टर बना और बाद में अंडरवर्ल्ड डॉन बना, तो उसने सबसे पहले बॉलीवुड को कंट्रोल किया। बॉलीवुड को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब इस तरह के गैंगस्टर इलीगल तरीके से स्मगलिंग, फिरौती और अन्य तरीके से, अवैध तरीके से पैसे कमाते हैं, तो इन ब्लैक मनी को बॉलीवुड के जरिए व्हाइट करना बहुत आसान होता है, जिससे एक तरफ जहां इन गैंगस्टरों को अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए उनको एक लीगल ऑप्शन मिल जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और एक्टरों को फिल्म के फंडिंग के लिए उनको भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे इन दोनों का विन विन सिचुएशन बना रहता है। और जैसे ही ये गैंगस्टर बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही कुछ एक्टर इनके फ्री हो जाते हैं और फिर वे इन फ्री एक्टरों के माध्यम से पूरे बॉलीवुड को अपने उंगलियों पर नचाते हैं। जैसे हाजी मस्तान के समय में मोहम्मद यूनुस खान, जिसे बॉलीवुड दिलीप कुमार के नाम से जानता है, जबकि दूसरी तरफ राजकुमार, ये दोनों एक्टर हाजी मस्तान के बहुत करीबी थे और इन्हीं दोनों ने लगभग 3-4 दशक तक इन अंडरवर्ल्ड डॉनों का संरक्षण लेके पूरे बॉलीवुड को रूल किया। और हाजी मस्तान का क्लोज रिलेशन केवल इन्हीं दो एक्टरों से नहीं था, उसके अलावा अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे एक्टरों के साथ हाजी मस्तान का बहुत करीबी रिश्ते थे। और ऐसा बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन कूली नंबर 1 और दीवार जैसी मूवी हाजी मस्तान के संरक्षण में ही बनाया था, क्योंकि कभी हाजी मस्तान कूली का काम किया करता था, तो ऐसा कहते हैं कि हाजी मस्तान ने अपने किरदार के तौर पे एज ए कूली नंबर 1 पेश किया था और अमिताभ बच्चन से उस तरह की मूवी बनवाया था। और बाद में उसने एक बॉलीवुड अभिनेत्री सोना मिर्जा के साथ विवाह भी किया। और बाद में जब हाजी मस्तान की जगह दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन बना, तो उसने बॉलीवुड के साथ साथ क्रिकेटरों को इसमें शामिल करके एक नया प्रयोग किया और बॉलीवुड क्रिकेट और गैंगस्टर का एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, जिसके बाद उसने खूब पैसे बनाए। उसने बॉलीवुड अभिनेताओं अभिनेत्रियों को बुलाकर पार्टियां ऑर्गेनाइज कराया, उसने क्रिकेटरों को बुलाया, अब खूब वहां पे अश्लीलता और बहुत सारे काम वहां पे किए गए, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने जहां एक तरफ बॉलीवुड के थ्रू उसने ब्लैक मनी को व्हाइट किया, फिर उसने क्रिकेटरों को इसमें शामिल करके मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के जरिए भी खूब पैसे बनाए। आपने 90 के दशक में देखे होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत सारे प्लेयर, जैसे भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर, यहाँ तक कि पाकिस्तानी प्लेयर तो 2010-2015 तक इस नेक्सस में शामिल रहे। और बॉलीवुड गैंगस्टर और क्रिकेटरों के ट्रायंगल से बने इस नेक्सस के थ्रू इन तीनों ने खूब पैसे कमाए। और इन तीनों का रिलेशन बाद में कितना क्लोज हो गया, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 90 के दशक से या फिर 80 के दशक में आप देखेंगे, तभी से लेकर लगातार बॉलीवुड और क्रिकेटरों का कितना क्लोज रिलेशन रहा कि कई सारे क्रिकेटर जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने संगीता बिजलानी से, चाहे पाकिस्तानी के क्रिकेटर जहीर अब्बास हो, मोहसिन खान जिन्होंने रीना राय से शादी किया, बाद में इमरान खान, शोएब अख्तर का भी बहुत सारे बॉलीवुड अभिनेत्रियों से अफेयर रहा। उसके बाद में आप आज तक देखते आइए विराट कोहली, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान या फिर हार्दिक पांड्या हो, इन सब का रिलेशन बॉलीवुड से एक जो बॉलीवुड और क्रिकेटर का जो एक नेक्सस बना हुआ था, उनका रिलेशन जितना क्लोज आ चुका था, उसी रिलेशन का परिणाम था ये सारी शादियां।
और यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अपनी बेटी का शादी दाऊद इब्राहिम के बेटे के साथ तक कर दिया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तीनों का नेक्सस कितना क्लोज था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर गैंगस्टर के कुछ प्रिय अभिनेता होते हैं, जैसे हाजी मस्तान के समय में मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार और राजकुमार काफी उनके प्रिय थे। उसी तरह दाऊद इब्राहिम के सलमान खान और संजय दत्त काफी प्रिय थे। और संजय दत्त और सलमान खान दाऊद के संरक्षण में पूरा का पूरा बॉलीवुड को कंट्रोल किया और अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित किया। हालांकि दाऊद इब्राहिम का कंट्रोल अब बॉलीवुड पे नहीं है, लेकिन उनके संरक्षण में पले बड़े सलमान खान का बॉलीवुड में अब भी तूती बोलती है। आज भी बॉलीवुड में सलमान खान तय करते हैं कौन सा एक्टर बनेगा, कौन सी एक्ट्रेस बनेगी, किसकी कैरियर कितना लंबा जाएगा, किसका कैरियर कब खत्म करना है। और यहाँ तक कि प्राइम टाइम जैसे दिवाली, होली, ईद, बकरीद कोई माई का लाल नहीं है कि अपना मूवी रिलीज कर दे। आप खुद देख लीजिए दिवाली के वक्त में किसकी मूवी रिलीज होती है, बकरीद हो, ईद में किसकी मूवी रिलीज होती है। कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि उस समय मूवी रिलीज करके दिखा दे, क्योंकि इन लोगों ने इन गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉनों का संरक्षण लेके पूरी तरह से बॉलीवुड पर अपना कंट्रोल जमाए रखा है। लेकिन जब से दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ के गया, उसके बाद उसका कंट्रोल अब बॉलीवुड से खो चुका है और बॉलीवुड में एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इस समय कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ऐसे में एक एंगल ऐसा भी हो सकता है कि उभरता हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड को भी कंट्रोल करना चाहता हो। हालांकि ये एक कयास है, इस तरह की संभावनाएं हैं और ये सारी संभावनाएं भविष्य के गर्भ में पल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बॉलीवुड क्रिकेटर और गैंगस्टरों के नेक्सस के इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।